हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज के इस वीडियो में हम लोग एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लेकर आए हैं एमए हिस्ट्री के स्टूडेंट्स के लिए। यहाँ पर जो भी एमए हिस्ट्री के बच्चे हैं उनके लिए एक गुड न्यूज़ है, क्योंकि हमारे चैनल पर हम लोग आपको करवा रहे हैं कंप्लीट प्रिपरेशन फॉर एमए हिस्ट्री एग्ज़ाम्स। अभी हम लोग दिसंबर के एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर करेंगे। इस वाले वीडियो में हम MHI 101 के जो आपके प्रीवियस ईयर के रिपीटेड क्वेश्चंस हैं विद देयर आंसर्स डिस्कस करने वाले हैं। हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में मेरे आंसर्स रहेंगे, तो ये वीडियो दोनों बच्चों के लिए ज़रूरी है, चाहे आप हिंदी मीडियम के हो या आप इंग्लिश मीडियम के हो। आपको ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखना है, क्योंकि यहाँ पर डिस्कस होने वाले हैं ऐसे क्वेश्चंस जिनकी संभावना आपके एग्ज़ाम में आने की है। स्पेशली अगर आप दिसंबर में एग्ज़ाम दे रहे हो तो इस वीडियो को ज़रूर देखना। बच्चों देखो, ये वीडियो का पार्ट 1 है, इसके बाद हम बाकी के भी पार्ट्स लेकर आएंगे। अगर आपको कनेक्टेड रहना है हमारे साथ तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। अभी चलते हैं हमारे पहले क्वेश्चन पे। जो हमारा पहला क्वेश्चन है उसके अंदर हमें एनालाइज करना है कि इंडिया के अंदर जो पोर्टुगीज़ ट्रेड था, आपको पता होगा कि सबसे पहली बार भारत के अंदर पुर्तगाली ही थे जो व्यापार करने के लिए आए थे। तो हमें बताना है पुर्तगालियों के व्यापार की टेक्निक्स के बारे में बताना है, और जो पुर्तगाली हैं उनका पतन हुआ, उनका डिक्लाइन हुआ, उनके डिक्लाइन के क्या कारण थे। द अराइवल ऑफ वास्को डी गामा मार्क द राइज ऑफ पोर्टुगीज इन इंडिया। एज वी ऑल नो कि जो वास्को डी गामा हैं वो पुर्तगाल से इंडिया में आए थे, और उनके अराइवल के बाद ही पोर्टुगीज़ इंडिया में आने लग गए। आज भी हम लोग गोवा के अंदर मतलब पोर्टुगीज़ का जो कल्चर है वो देख सकते हैं। जो पोर्टुगीज़ का प्रेजेंस है इंडिया में 400 साल पुराना है, बट स्टिल उसका जो इम्पैक्ट है इंडिया की सोसाइटी पे वो लॉन्ग लास्टिंग है। ठीक है, जो पोर्टुगीज़ थे उन्होंने इंट्रोड्यूस किए इंडिया में क्या क्या, नई नई टेक्नोलॉजीज़, नए नए आर्किटेक्चरल स्टाइल्स एंड कुकिंग टेक्निक्स। However, their legacy in India is also marked by violence and exploitation। लेकिन यहाँ पर उनकी विरासत में हम हिंसा और शोषण की भी बात करते हैं। तो सबसे पहले जो पुर्तगाल के लोग थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने किया जो हमारे इंपॉर्टेंट ट्रेड पोर्ट्स थे, जैसे कि इंडिया में गोवा का पोर्ट था, साउथ ईस्ट एशिया में मलक्का था, पर्शियन गल्फ में हॉर्मूज था, उन सारे पोर्ट्स पर उन्होंने अपना कब्जा कर लिया। ठीक है, इसको आप लोगों को एक स्टोरी की तरह समझना है। आप एक स्टोरी की तरह समझो इसे कि कुछ लोग हैं, पोर्टुगीज लोग हैं, जिन्होंने क्या किया है, इंपॉर्टेंट पोर्ट्स पे कब्जा कर लिया है। अब इन पोर्ट्स पे कब्जा करने का उनका कारण क्या है, क्या रीज़न है कि उन्होंने कब्जा किया बच्चों। तो कारण ये है कि ये जो पोर्ट्स हैं ये यूरोप, अफ्रीका और एशिया के बीच जो व्यापार होता है, जो ट्रेड होता है, उसमें इम्पॉर्टेंट हैं। by holding these location the Portuguese could control who traded what and where। तो अगर पोर्टुगीज़ इन जगहों को होल्ड कर लेंगे, इन जगहों पे आ जाएंगे, तो वो कंट्रोल कर पाएंगे कि कब, कहाँ और क्या ट्रेड किया जा रहा है। तो इस वजह से उन्होंने इम्पॉर्टेंट जो बंदरगाह थे, व्यापारिक बंदरगाहों पे बच्चों क्या कर लिया था, कब्जा कर लिया था। जैसे कि भारत के गोवा में, दक्षिण पूर्व एशिया के मलक्का में और फारस की खाड़ी के पास हॉर्मुज में उन्होंने कब्जा कर लिया था, ताकि वो लोग व्यापार को क्या कर सकें, नियंत्रित कर सकें। आई होप कि आपको फर्स्ट पॉइंट अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम दूसरे पॉइंट पे चलते हैं। दूसरा पॉइंट है मोनोपोली ओवर स्पाइस ट्रेड। यहाँ पर जो स्पाइस का ट्रेड होता है, ये जो मसालों का व्यापार होता है, पोर्टुगीज उसके ऊपर अपनी मोनोपोली करना चाहते थे, यानी कि अपना एक अधिकार स्थापित करना चाहते थे। स्पाइसेस लाइक आपका पेपर, सिनेमन, क्लोव्स, दे वर हाई इन डिमांड इन यूरोप। यूरोप के अंदर इनकी ज़्यादा डिमांड थी, जैसे कि आपका दालचीनी, काली मिर्च, लौंग, एंड द पोर्टुगीज वर एबल टू कंट्रोल द स्पाइस ट्रेड बाय रिस्ट्रिक्टिंग एक्सेस टू एशियन सप्लायर्स। पोर्टुगीज ने क्या करा कि जो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट था एशियन सप्लायर्स का यूरोप के साथ, उसको तोड़ दिया। दे फोर्स ट्रेडर्स टू पे टैक्सेस मेकिंग ह्यूज प्रॉफिट्स। यहाँ पर वो लोग ट्रेडर से टैक्स लिया करते थे और खुद ज़्यादा प्रॉफिट कमाया करते थे। यूरोप में चीज़ों के जो दाम हैं वो हाई रखा करते थे, क्योंकि यूरोप के जो ट्रेडर्स थे, छोटे छोटे ट्रेडर्स थे, जो वो एशिया के ट्रेडर्स के कॉन्टैक्ट में नहीं आ पा रहे थे, सप्लायर्स के कॉन्टैक्ट में नहीं आ पा रहे थे, और पोर्टुगीज़ ने अपना एक अधिकार स्थापित कर लिया था इस व्यापार पे, मसाले के व्यापार पे। अब यहाँ पर उनके अगर हम डिक्लाइन की बात करें तो क्या रीज़न था कि उनका डिक्लाइन हुआ। रीज़न ये था कि उनके कॉन्फ्लिक्ट हो गए लोकल ट्रेडर्स और रूलर्स के साथ। वो सारे जो लोकल ट्रेडर्स थे, जो उनके साथ कॉन्फ्लिक्ट हो गए, जो राजा वगैरह हुआ करते थे हमारे इंडिया में, जो पहले से ही व्यापार कर रहे थे इंडियन ओशन में, उनके साथ भी उनकी झगड़े होने लग गए। These local powers resented Portuguese controls and taxes. Over time, the Portuguese had to spend more resources defending their positions, which weakened their trade network।
तो अब पोर्टुगीज़ों को भगाया जा रहा था पुर्तगालियों को। अब जो पुर्तगाली हैं उनको ज़्यादा खर्चा करना पड़ रहा था, जिसकी वजह से उनके जो ट्रेड नेटवर्क्स हैं वो टूट गए थे। उसके बाद उन्हें कॉम्पिटिशन सहना पड़ा। ये बहुत ही ज़रूरी है ये वाला पॉइंट, क्योंकि केवल यूरोप से पोर्टुगीज़ ही नहीं आए, डच भी आए, ब्रिटिशर्स भी आए। तो पोर्टुगीज़ के आने के बाद जब बाकी के यूरोपियन पावर्स भी आने लग गईं अपनी नेवल फोर्सेस को लेकर, तो पोर्टुगीज़ को एक तरीके का चैलेंज का सामना करना पड़ा। द डच इन पर्टिकुलर टुक ओवर मैनी पोर्टुगीज़ पोर्ट्स एंड ट्रेड रूट्स। तो जो डच लोग थे उन्होंने पोर्टुगीज़ के पोर्ट्स और ट्रेड रूट्स पर भी कब्जा कर लिया था। देन करप्शन एंड पुअर एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बता देते हैं कि जो पोर्टुगीज़ का एम्पायर था, ट्रेड एम्पायर था, उसमें अंदर ही अंदर बहुत ही ज़्यादा करप्शन था और उनका जो मैनेजमेंट है वो बहुत ही ज़्यादा पुअर मैनेजमेंट सिस्टम था। सो खराब प्रबंधन के कारण संघर्ष में था। कई अधिकारी निजी लाभ के प्रति अधिक रुचि रखते थे, जिससे व्यापार को प्रभावी ढंग से चलाना मुश्किल हो गया था। इससे उनका मुकाबला करने और अपने क्षेत्र पर नियंत्रण बनाए रखने की क्षमता भी कमज़ोर हो गई थी। यानी कि वो अपने जो उनका जो एरिया था, उनकी जो टेरिटरी थी, उसके ऊपर भी कंट्रोल वो लोग नहीं बना पा रहे थे। सो ये सारे कारण थे जिसकी वजह से जो पोर्टुगीज़ है उनका डिक्लाइन हुआ, और ट्रेड के बारे में हमने आपको बता ही दिया है। अब हमारा दूसरा टॉपिक है कि हमने देखा है कि प्रीवियस ईयर में आपका जो ये माया सिविलाइजेशन है, इससे क्वेश्चन आया हुआ है। तो आपको माया सिविलाइजेशन पे शॉर्ट नोट लिखना है। सबसे पहले आपको उसकी ज्योग्राफिक लोकेशन और उसका इन्फ्लुएंस बताना है। तो जो माया सिविलाइजेशन है वो मेसो अमेरिका कवरिंग पार्ट्स ऑफ प्रेजेंट डे सदर्न मैक्सिको, ग्वाटेमाला, बेलीज, होंडुरस एंड एल साल्वाडोर, ये सारे एरियाज में फैली हुई थी। ये काफ़ी ज़्यादा डाइवर्स रीजन था। कैसा रीजन था, इसका अगर हम ज्योग्राफिकल बता रहे हैं तो रीजन बहुत ही ज़्यादा डाइवर्स था। यानी कि यहाँ पर घने घने जंगल थे, कोस्टल प्लेन्स थे, माउंटेन्स थे, जिसकी वजह से जो माया कल्चर को भी इन्फ्लुएंस करते थे। सो यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया हुआ है आपको युकाटैन पेनिनसुला का, जो कि एक सिग्निफिकेंट पार्ट है माया टेरिटरी का, जो कि वहाँ पे उनको लाइमस्टोन देता था, चूना पत्थर देता था, जिससे वो लोग अपनी बिल्डिंग्स बनाते थे। वाइल द जंगल्स ऑफ ग्वाटेमाला इन्फ्लुएंस देयर एग्रीकल्चर एंड हंटिंग प्रैक्टिस, और ग्वाटेमाला में जंगल वगैरह हुआ करते थे जो कि उनकी हंटिंग प्रैक्टिसेस को इन्फ्लुएंस करते थे। सो जो आपकी माया सभ्यता है वो मेसो अमेरिका में बच्चों स्थित है, और अभी समय में जो आपका दक्षिणी मैक्सिको है, ग्वाटेमाला है, बेलीज है, होंडुरस है और अल सल्वाडोर है, वो सारा इसमें शामिल है। और यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा तटीय मैदान थे और वर्षावन है, और इन सब ने माया संस्कृति को भी प्रभावित किया था। अब हमें बताना है इसके इम्प्रेसिव आर्किटेक्चर एंड सिटी प्लानिंग के बारे में। ये इम्पॉर्टेंट है ये वाला। आप सभी को बता देते हैं हम लोग कि जो माया सिटीज़ हैं दे आर फेमस फॉर देयर एडवांस आर्किटेक्चरल डिज़ाइंस। जो भी माया सिविलाइजेशन के आर्किटेक्चरल डिज़ाइंस हैं वो उसके लिए फेमस थे। उन्होंने बनाए आपके टिकल ग्वाटेमाला में, चिचेन इत्जा मैक्सिको में, प्लैंक बनाया मैक्सिको में। ये दिखाता है कि जो माया लोग हैं, जो माया सिविलाइजेशन के लोग हैं, वो बड़े बड़े पिरामिड्स वगैरह बनाने में कितने ज़्यादा माहिर थे। फॉर एग्जाम्पल द टेम्पल ऑफ द ग्रेट जैगुआर इन तिकल स्टैंड्स ओवर 150 फीट टॉल एंड इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ मायाज एडवांस्ड बिल्डिंग टेक्निक्स। तो ये जो ग्रेट जैगुआर नाम का जो आपका टेम्पल है वो माया सिविलाइजेशन की जो एडवांस टेक्निक है उसको हमें दर्शाता है। ऐसे ही चिचेन इत्जा एल कैस्टिलो पिरामिड इज़ अनदर एग्जाम्पल, और यहाँ पर हमारे पास एक और एग्जाम्पल है चिचेन इत्जा का। ठीक है, सो ये सारे के सारे जो हैं हमें ये दर्शाते हैं कि जो माया सिविलाइजेशन थी, माया के जो शहर थे, वहाँ पर कितने ज़्यादा उन्नत वास्तुशिल्प डिज़ाइन हुआ करते थे। ठीक है, उसके बाद अब हम लोग बताएंगे राइटिंग सिस्टम के बारे में, क्योंकि वो चित्र लिपियों में लिखा करते थे। ठीक है, ये लिखा हुआ है आपका हायरोग्लिफ्स, वन ऑफ द फ्यू एडवांस सिस्टम इन प्री कोलंबियन अमेरिका। माया गिल्स वर कॉम्प्लेक्स एंड यूज टू रिकॉर्ड इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। सो यहाँ पर ये जो इसको हम लोग कह रहे हैं चित्रलिपियाँ। चित्रलिपियाँ बहुत ज़्यादा जटिल हुआ करती थी, पर ये महत्वपूर्ण जानकारी भी दिया करती थी। इसका भी एक एग्जाम्पल मिलता है हमें माया इंस्क्रिप्शन में, कोपान होंडुरस में, वेयर लॉन्ग स्टोन कार्विंग नोन एज स्टीले डिपिक्ट द अचीवमेंट ऑफ माया रूलर्स। तो फिर हमारे जो होंडुरस है वहाँ पर एक शिलालेख मिलता है। ठीक है, शिलालेख मिलता है, इंस्क्रिप्शन मिलता है जो बताता है
जो हमें बताता है वहाँ की लंबी पत्थर की नक्काशी के बारे में। सो माया शासकों की उपलब्धियों को ये दर्शाता है। अब हम चलेंगे इनके एस्ट्रोनॉमी एंड मैथमेटिक्स के अचीवमेंट पे। तो जो माया लोग हैं वो उनकी नॉलेज के लिए जाने जाती हैं, क्योंकि जो माया सिविलाइजेशन थी ना बच्चों, उनको एस्ट्रोनॉमी और मैथमेटिक्स का बहुत ही ज़्यादा ज्ञान था। क्योंकि ऐसा हम क्यों कहते हैं, बिकॉज उन्होंने कैलेंडर सिस्टम बनाया, कॉन्सेप्ट ऑफ ज़ीरो समझाया। सो दिस अंडरस्टैंडिंग अलाउड देम टू मेक प्रिसाइज कैलकुलेशन फॉर लॉन्ग काउंट कैलेंडर। इन फैक्ट यहाँ पर एक एग्जाम्पल है, जो टेम्पल है कुकुलकन एट चिजन इट्सा इज अलाइंड विद द सन पोजिशन ड्यूरिंग द इक्विनॉक्स, शोइंग देयर नॉलेज ऑफ सेलेस्टियल मूवमेंट्स। सो यहाँ पर हमारे पास एग्जाम्पल है कि जो माया सिविलाइजेशन थी उसको सेलेस्टियल मूवमेंट्स की भी नॉलेज थी। वो लोग खगोल शास्त्र और गणित के ज्ञानी थे। उन्हें गणना, कैलेंडर, सटीक गणना करना आता था। शून्य की अवधारणा को समझने की मतलब शून्य को समझने वाली प्रारंभिक संस्कृतियों में से वो भी एक थे। और सूर्य की स्थिति, आकाशीय गतियों, इन सारी चीज़ों का उन्हें ज्ञान था। अब उसके रिलीजन और रिचुअल्स को बताएंगे। सो जो माया रिलीजन है वो डीपली टाइड टू देयर व्यू ऑफ यूनिवर्स, गॉड्स एंड एंसेस्टर्स। वो लोग अपने यूनिवर्स की पूजा करते थे, भगवानों की, अपने एंसेस्टर्स की पूजा करते थे। दे बिलीव्ड इन पैंथियन ऑफ गॉड्स एसोसिएटेड विद नेचर एंड परफॉर्म रिचुअल्स टू एंश्योर बैलेंस एंड प्रॉस्पेरिटी। अब वो लोग बैलेंस के लिए, प्रॉस्पेरिटी के लिए वेरियस रिचुअल्स किया करते थे। These rituals included human sacrifices to honor gods like Shak, the rain god, especially during drought. तो जब भी सूखा पड़ता था तो वो लोग रेन गॉड की पूजा करते थे। द सैक्रेड सीनोड इन सीजन इट्जा वॉज यूज्ड फॉर ऑफरिंग्स टू गॉड। यहाँ पर एक सैक्रेड सीनोट है जो कि यूज़ किया जाता है भगवान को चीज़ें ऑफ़र करने के लिए, जहाँ पर आर्कियोलॉजिस्ट को कई सारे ऑब्जेक्ट्स वगैरह मिले हैं, ह्यूमन वगैरह मिले हैं, जिससे वो लोग पता लगा लेते हैं कि ये लोग सेक्रीफाइसेस भी किया करते थे, गॉड को ऑफ़र दिया करते थे। सो माया धर्म उनके ब्रह्मांड, देवताओं और पूर्वजों के प्रति दृष्टिकोण से गहराई से जुड़ा हुआ था। वे प्रकृति से जुड़े देवताओं में विश्वास करते थे और संतुलन और समृद्धि सुनिश्चित करने के लिए क्या करते थे, अनुष्ठान करते थे। इन अनुष्ठानों में सूखे के दौरान विशेष रूप से वर्षा देवता चाक और इस तरीके के और देवताओं की वो लोग पूजा किया करते थे। सो ये था बच्चों हमारा माया सिविलाइजेशन के बारे में। फिर इसका डिक्लाइन हमें बताना है। इसका डिक्लाइन बहुत ही ज़्यादा मिस्टीरियस है। सो माया सिविलाइजेशन इज़ अ मिस्ट्री, दो थ्योरी सजेस्ट दैट ओवर पॉपुलेशन बढ़ जाना, सूखा पड़ जाना, रिसोर्स ख़त्म हो जाना, ये सारे कारण होंगे जिसकी वजह से माया सिविलाइजेशन समाप्त हो गई। बाय द 9th सेंचुरी मेजर माया सिटीज़ इन द लोलैंड्स वर अबैंडन्ड। तो 9वीं सदी तक आते आते जो बड़ी बड़ी सिटीज़ थी उन्हें खाली छोड़ दिया गया था। केवल कुछ छोटी छोटी कम्युनिटीज़ में उनका कल्चर सर्वाइव कर पाया। टुडे मॉडर्न डे डिसेंडेंट्स ऑफ माया स्टिल प्रिजर्व एलिमेंट ऑफ देयर लैंग्वेज, कस्टम एंड ट्रेडिशन इन पार्ट्स ऑफ मैक्सिको, बेलीज एंड ग्वाटेमाला। सो आज भी हम लोग माया के वंशजों को देख सकते हैं। वो लोग अपने रीति रिवाजों और परंपराओं के तत्वों को संरक्षित करती हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा सो आप लोग हमें कमेंट करके बताना, तो हम लोग इसका पार्ट 2 भी लेकर आएंगे। और अगर जब तक पार्ट 2 आ गया होगा तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप लोग वहाँ से जाकर पार्ट 2 देख सकते हैं और अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं। अगर आपको अपने सॉल्व्ड असाइनमेंट्स चाहिए तो उसका नंबर भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ से आप लोग अपने असाइनमेंट्स को भी परचेज़ कर सकते हैं।